हेलो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश कुमार सिंह, फाउंडर ऑफ स्टेम वेदास। एंड स्टेम वेदास आप लोगों का 10th ग्रेड में हार्दिक स्वागत करता है। 10th ग्रेड हम लोगों के लिए एज कंपेयर टू हमारी प्रीवियस क्लासेस जो हमने अभी तक अटेंड करी हैं, उसके कंपैरिजन में हम लोग उसको थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम होता है जब हम बोर्ड्स के साथ इंटरैक्ट करने वाले होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारा बोर्ड ईयर है, हमें यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। लेकिन एग्जाम्स को और मार्क्स को एक बार साइड में रखकर हमें सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले हमें यह जानना होगा कि पढ़ाई का असली मीनिंग क्या होता है, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, इसकी सही राह क्या है, ताकि हम अपने आप को एक सही एम दे सकें, अपनी लाइफ को एक टारगेट दे सकें और अपने आप को एक कामयाब इंसान बना सकें। पढ़ाई हम लोग करते हैं, हम सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें ताकि वो कामयाब इंसान बन सकें। लेकिन हम यहां पर एक फैक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो हमको सही ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्या ये सिस्टम सही है या नहीं है। क्योंकि इस बात को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि 99.9% स्टूडेंट्स आज के टाइम पे जो इस सिस्टम से एजुकेट हो रही हैं, वो कामयाब नहीं बन पा रहे हैं, वो एक भेड़ चाल में फंसे रह जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्टेबल लाइफ दे रहा है। ये वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक आपके लिए करियर काउंसलिंग नहीं है। बेसिकली ये आपके लिए एक लाइफ को काउंसिल करने वाली वीडियो होगी, जहां हम कुछ हार्श रियलिटीज को भी जानेंगे और फिर हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई एक्चुअली में कैसे करनी चाहिए और इसका हमारी लाइफ के साथ और हमारे नेशन के साथ क्या कनेक्शन है, हम उस चीज को भी समझेंगे यहां पर। और ये वीडियो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखेगा, जिससे हम सबकी आंखें खुलेंगी और इन चीजों पर हम लोगों को काम करना होगा, क्योंकि एज अ नेशन हमें ग्रो करना है और हम उस राह पर नहीं हैं। जिस वे में हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो एजुकेशन सिस्टम हमारे नेशन को और हमें ग्रो नहीं करवाएगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्टेबल लाइफ दे रहा है। प्रिडिक्टेबल लाइफ से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं छोटा था, मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, मैं 10th में गया, मैंने एग्जाम्स दिए, मेरे मार्क्स के बेसिस पे मैंने एक स्ट्रीम चूज करी, उस स्ट्रीम के बेसिस पर मैंने आगे इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बेसिस पर मैं आगे जॉब करूंगा। ये मेरी लाइफ है। अब अगर मैं अपनी अगली जनरेशन की लाइफ को देखूं, तो वो भी एग्जैक्टली सेम रिपीट होगी। वो भी स्कूल जाएगा, 10th के बोर्ड्स एग्जाम देगा, मार्क्स के बेसिस पे उसकी स्ट्रीम डिसाइड होगी और फिर उसके बेसिस पे वो अपने करियर को चूज करेगा। इस दौरान अगर हम देखा जाए तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है इवोल्यूशन। जो सोचने की क्षमता मेरे अंदर थी, क्या मेरी अगली जनरेशन में उससे बेटर सोचने की क्षमता आ रही है? अगर एजुकेशन सिस्टम वो चीज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम से मेरा मतलब है हम टीचर्स, हम स्कूल्स, हम इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर, हम सब मिलके अगर उनकी थिंकिंग पावर को अपने से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? 25 साल एक बच्चा पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको एंड में क्या चाहिए? सिर्फ एक नौकरी, ताकि वो अगले 40 साल अपनी लाइफ में सरवाइव कर सके और रिटायर हो जाए, और उस 40 साल के दौरान वो उस 25 साल को जो उसके साथ हुआ है, वो अपने बच्चे के साथ रिपीट कर सके और फिर बस उसकी शादी और उसके बच्चे हो जाए, उनको खिला के अपनी लाइफ को काट देता है। एक बार साइंटिफिक वे में सोच के देखिए, कोई पुराना जन्म नहीं, कोई अगला जन्म नहीं, सिर्फ एक ही जन्म होता है हमारे पास, जो हमें इंसानी रूप में मिला है। और इस इंसानी रूप में हम सोच सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम रिपीट टेलीकास्ट वाली लाइफ जी रहे हैं। जो पहले हुआ वो अब हो रहा है और वो आगे भी होता रहेगा। ऐसे पढ़ के क्या फायदा, जिसमें आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है एक सिंपल एल्गोरिदम से बताया जा सकता है? क्या आप वो इनोवेशन ला पा रहे हो? क्या आप अपने नेशन को इवॉल्व कर पा रहे हो? पढ़ाई का फायदा तो तब होगा ना। हम तो लगे पड़े हैं मार्क्स की रेस में। हम लोग नॉलेज को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ले आते हैं, लेकिन नॉलेज हमें नहीं मिलता है। एक फैक्ट बताता हूं, क्योंकि ये 10th ग्रेड का पार्ट है, तो मैं 10th ग्रेड का एग्जांपल लूंगा। हम लोग कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आईज और लाइट के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे हम मायोपिया और ये हाइपरमेट्रोपिया, इन जैसी चीजों के बारे में जानते हैं 10th में, जिसको हम थ्रू आउट द ईयर कई बार रिवाइज भी करते हैं एग्जाम्स के लिए। लेकिन आप एक बार 11th में आके देखो, और 11th में अगर उस बच्चे ने बायो नहीं ली हुई है और फिर आप उससे वो चीज पूछ के देखो, वो कंप्लीटली भूल चुका होगा और उसको ये टर्म्स भी याद नहीं होंगे। क्यों नहीं याद होंगे? बिकॉज जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा था, हमने एज अ नॉलेज उसको ग्रहण नहीं किया था। एजुकेशन का असली मीनिंग होता है, आप एजुकेशन के जरिए सोचना सीखते हैं, ना कि चीजों को याद करते हैं। फैक्ट्स को याद करना नॉलेज लेना नहीं है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। बट हम सोचना सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। और हमें इंडिविजुअली
एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट ये सोचना चाहिए, क्या हमारा बच्चा जब पढ़ रहा है, एज अ पेरेंट हमारा बच्चा जब पढ़ रहा है तो क्या वो थिंकिंग पावर डेवलप कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो हमें इस पर फोकस करना होगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो इस पर ध्यान देना होगा, यही होगी राइट पेरेंटिंग। और हम टीचर्स का यहां पर क्या रोल है, हम लोग देखो, बुरा लगेगा इस बात को, थोड़ा सा हार्श रियलिटी है बट यही सच्चाई है। ग्रेविटी की वैल्यू आज से 400 साल पहले ढूंढ ली गई है, बट एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे हम लोग आज भी जी की वैल्यू ही ढूंढ रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं लेकिन उस ज्योमेट्री को अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सिर्फ एक मीम्स बना बना के पोस्ट करते हैं। ये जो पढ़ा इसका रियल लाइफ से क्या लेना देना है। विज्ञान में खोजी हुई हर चीज रियल लाइफ से ही तो खोजी गई है, उसका रियल लाइफ में इंपैक्ट है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पे अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन चीजों की जो ऑलरेडी खोजी जा चुकी है, और उसी फील्ड में बस हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं। अब इसको जरा मोटे लेवल पर सोच के देखिए, अगर हम थिंकर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम इनोवेट नहीं करेंगे। अब इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना और इस बात को फील जरूर करिएगा, तभी हम एज अ नेशन ग्रो कर पाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं फैक्ट्स को, हम लोग फैक्ट्स को पढ़ते हैं। अब मैंने 10th की जब एनसीईआरटी उठाई तो यहां पर चैप्टर 1 के अंदर ही ना, आप अपनी एनसीईआरटी खोलिएगा साइंस का, चैप्टर 1 के ऊपर ही लिखा है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। जैसे डिक्शनरी लिटरेचर नहीं हो सकती है वैसे ही फैक्ट साइंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस लाइन के बाद से हम पूरे विज्ञान को फैक्ट की तरह पढ़ते हैं। हम लोगों के लिए फॉर्मूलाज डेफिनेशंस बन जाते हैं। हम लोग टाइम पीरियड को जब कैलकुलेट करते हैं लैब के अंदर ना, तो उस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को, पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में हमें पहले से पता होता है फॉर्मूला क्या है, और फिर हम उसी फॉर्मूले को डिराइव करते हैं उस एक्सपेरिमेंट से, बजाय इसके कि फॉर्मूले को हम साइड कर दें, उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करें। वही तो होगा राइट वे ऑफ एजुकेशन। फॉर्मूला जान के आप उसी फॉर्मूले को रिक्रिएट कर रहे हो तो आपने फैक्ट को याद किया है, आपने ऑब्जर्वेशन नहीं करी, आपने साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन का काम किया है और कुछ नहीं, और वो भी गलत। ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला है और आपने एक्सपेरिमेंट इस तरह किया कि वही फॉर्मूला आए, तो आपके अंदर क्वेश्चंस कैसे जनरेट होंगे, नहीं जनरेट होंगे। हम सोचने की क्षमता डेवलप नहीं कर पाएंगे। हम छोटी छोटी बातों पे अगर हम जाएं यहां पर, तो हम लोगों के पास, मान लीजिए अगर आप पेरेंट है, स्टिल मैं आपको एक बड़े सिंपल सा फिगर बताता हूं। हम लोग जब लेंस पढ़ते हैं तो लेंस के अंदर हमारे पावर का फॉर्मूला आता है 1/f। ये फॉर्मूला एज अ डेफिनेशन याद करते हैं हम लोग, लेकिन इसका एक मीनिंग है, वो मीनिंग तक हम नहीं सोच पाते हैं। और अगर यकीन नहीं होता है तो अगर आप पेरेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों से एक बार पूछ के देखो। आपको आंसर शायद ना पता हो, लेकिन अगर उसको पता होगा तो वो इसको समझा देगा, नहीं पता होगा तो नहीं समझा पाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने आप से पूछ के देखो, हमने सिर्फ याद किया है पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, बट वाई? ये वाई के क्वेश्चन हम जनरेट कर रहे हैं, नहीं जनरेट कर रहे हैं। और यहीं पर सोच की शक्तियां जब कम होती हैं तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं बताता हूं, वो ये है कि हम लोग अपने आप को सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं। और जब हम ट्रेन कर रहे हैं और हमारे पास वो नॉलेज होगी जो ऑलरेडी खोजी जा चुकी है, और हम उस लायक अपने आप को नहीं बना रहे हैं कि हम वो खोज पाएं जो आज तक खोजा नहीं गया है, तो हम कोई नया इनोवेशन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ जॉब करेंगे। अब जॉब में भी हम लोग एक भीड़ का हिस्सा हैं। भीड़ में कुछ लोग एमएनसी में जॉब करेंगे, कुछ लोग लोकल कंपनीज में जॉब करेंगे, कुछ लोग और पीछे की जॉब करेंगे। आगे वालों को शो करके इस मेजॉरिटी भीड़ को सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट किया जाएगा और कुछ नहीं। हमारी मैन पावर फॉरेन कंट्रीज में जाएगी, उनके रिसर्च वर्क में अपनी इस नॉन फैक्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करके एज अ वर्क फोर्स यूज होगी, और हम उनके रिसर्चेस को आगे लेकर जाएंगे ताकि वो ऐसी चीजें खोज पाएंगे जो आज तक खोजी नहीं गई हैं, और उन प्रोडक्ट्स को फिर वो हमें बेच के हमारी इकोनॉमी डाउन करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे। इस लेवल पर हम सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर प्रूफ है? हम सिर्फ वर्क फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेटर्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इस बात को हम लोग जब तक फील ही नहीं करेंगे, हम अपने पढ़ाई को सही डायरेक्शन कैसे देंगे? हम अगर अपने देश में अपनी भाषा का प्रयोग करके अपने लिए एक इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप करते हैं, राइट एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करते हैं, और सोच के देखिए, सिर्फ 100 ऐसी चीजें हम लोग अगर बना लेते हैं जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है, तो यही 100 चीजें बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज को इंडिया में क्रिएट करेगी, जिसके ग्राहक होंगे फॉरेन कंट्रीज, और फिर हमारा प्रोडक्ट वहां जाएगा, उनका फंड हमारे पास आएगा, और मनी को जब सर्कुलेट किया जाता है, हमारी करेंसी मजबूत होगी, हम डोमिनेट करेंगे। आज हमारा हर एक सॉफ्टवेयर उनकी देन है, हमारे अपने सॉफ्टवेयर हैं नहीं है। कल वो एक बटन दबाएंगे, हमारी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। तो बताओ, आज भी हम गुलाम हुए या नहीं हुए? ये बातें हम लोग बच्चों को सिखाते ही नहीं हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि 10th ग्रेड है, बोर्ड के एग्जाम है, नंबर लाने हैं, अगर साइंस लेनी है तो नंबर लाओ। इनोवेशन कहां है? क्यूरियोसिटी कहां है? वो नंबर्स की रेस में क्यूरियोसिटी खत्म।
और हमारे जो गवर्नमेंट्स में जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे रिलेटिव्स नहीं है। वो तो बस अच्छा पेपर हार्ड हो रहा है, सिलेबस कट कर दो, नॉलेज कट हो जाती है। ये जो सिलेबस मुश्किल नहीं है, 10th ग्रेड को अगर सही वे में पढ़ा जाए, एक महीने का भी सिलेबस नहीं है, 11 महीने हम सोचने की शक्ति को डेवलप कर सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? ये इतना छोटा सा सिलेबस, सिलेबस में तो रहना ही नहीं चाहिए पहले तो, लेकिन स्टिल ये 10th ग्रेड का इतना छोटा सा सिलेबस हमारे लिए हवा बन जाता है। और जब हम 10th को इतना बड़ा मान लेते हैं, फिर 11th हमारे लिए और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, और हम ये कह के साइड हो जाते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है। एक्चुअली में पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इतनी मुश्किल हो सकती है जितना मुश्किल ये सवाल है। 2+2 = कोई भी बता देगा कि ये 4 है। अगर राइट वे में पढ़ा जाए तो पढ़ाई इतनी आसान है। सोच के देखो, किताबों में जो आप पढ़ रहे हो, जिन लोगों ने उन्हें खोजा था उस वक्त वो किताबों में भी नहीं था, और वो सिर्फ नेचर को ऑब्जर्व करके इनको ढूंढ सकते हैं, तो पढ़ाई इतनी ही मुश्किल होगी ना। इट्स जस्ट कि हमारा रास्ता गलत है। अगर मुझे डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना है तो मैं ये रास्ता चुनूं ना। मैं अगर इधर चला जाऊंगा तो मैं कभी भी बी डेस्टिनेशन पर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। इट्स द वे, वो रास्ता जो है ना वो गलत है। हमें पढ़ाई करते वक्त ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, हमें चीजों को समझने का ज्ञान प्राप्त करना है, हमें चीजों को याद नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन वो पहली कुंजी है जिसके जरिए आप राइट वे की तरफ अपना कदम बढ़ाओगे। दूसरी चीज है कि ऐसा क्यों होता है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है ऐसा क्यों होता है, ये सवाल उठाना और इसके जवाब को खुद खोजने की क्षमता को डेवलप करना आपका तीसरा पार्ट होगा। हम टीचर्स आपको राह दिखाएंगे, लेकिन खोजना सीखना आपका काम है। फॉर्मूलाज एंड रिजल्ट होते हैं, ताकि जो आपने खोज किया है उस खोज को आपने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, ताकि अब उस खोज को जल्दी जल्दी यूज किया जा सके। लेकिन हमारी शुरुआत फॉर्मूले से होती है, और उस फॉर्मूले से हम खोज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, हम उल्टा ही चल रहे हैं। तो हम राइट माइंडसेट कैसे डेवलप करेंगे? एक राइट वे ऑफ एजुकेशन, एक राइट एनवायरमेंट ऑफ एजुकेशन जहां हम सोचना सीखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की लाइफ नहीं बदलता है, पूरे नेशन की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। हम लोगों को इस बात पे फोकस करना होगा कि हमें वर्कफोर्स नहीं बनना है भाई, हम एज अ नेशन किंग बन सकते हैं। वाई टू वर्क एज अ स्लेव? हम अगर कुछ हमारे में से कुछ लोगों को, हमारी मैन पावर जो है ना वो जवान मैन पावर है, उनको एज अ सीईओ कुछ में बना दिया, उन्हीं सीईओ का एग्जांपल ले लेके हम बाकी की पॉपुलेशन को दौड़ाए पड़े हैं स्लेव बनाने के लिए। हमारे बच्चों का मोटिवेशन माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने वाली कंपनी बनाना है ही नहीं, हमारे बच्चों का मोटिवेशन है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना। बिल गेट्स भी अगर एज अ पर्सन मैं कहूं तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि उनकी वजह से कितने घर चल रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने देश में बिल गेट्स नहीं पैदा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट हमारी थिंकिंग वहां जा ही नहीं रही है। हम लोग एज अ सोशल लाइफ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने में और स्टेटस लगाने में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन की असली पावर को यूज करना बंद कर दिया है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो लाइफ हमारी कटी है एग्जैक्टली वैसी लाइफ हमारे बच्चों की कटेगी, और वैसी एग्जैक्टली लाइफ उनके बच्चों की कटेगी, तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन के नाम पे अदर कंट्रीज के इनोवेशंस को एज अ प्रोडक्ट हम बाय करके उनकी इकोनॉमी को अपग्रेड करते हैं और अपनी इकोनॉमी को हम डाउनग्रेड करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि इंडिया ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। रोड्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फूड एक बेसिक नेसेसिटी है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करता है, कनेक्ट करता है, वेल एसोसिएट करता है और इकोनॉमी को आगे लेके जाता है। और जब इकोनॉमी आगे जाती है ना, जो पढ़ा लिखा है उसकी लाइफ तो अच्छी होती है एज अ नेशन, जो कम पढ़ा लिखा भी होता है ना उसकी लाइफ भी डेवलप करती है। हमको इनोवेशन चाहिए भाई। साइंस पढ़ के अगर मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूं तो साइंस क्यों पढ़ रहा हूं मैं? अगर मुझे अपने आप को ट्रेनिंग देकर, और पता है ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि जो लोग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो, या अगर आप पेरेंट हो अपने आप से पूछ के देखो, जितनी आपने पढ़ाई करी है उसमें से कितना परसेंट यूज कर रहे हो वहां पर? सिर्फ आपने लास्ट के जॉब से पहले कुछ टाइम पहले एक बेसिक ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग को ही आप वहां पर यूज कर रहे हो, दैट्स इट। और इस रियलिटी से ना हम ही को बुरा लगेगा, और हमें बुरा लगता है इसलिए हम बोलते नहीं है। और एज अ नेशन इसका इंपैक्ट कितना तगड़ा पड़ रहा है। वी आर जस्ट सर्विंग एज एम्प्लॉइज। हमें अब स्टार्टअप्स पे ध्यान देना होगा। इंडिया में आ रहे हैं स्टार्टअप्स, लेकिन बात क्वांटिटी की है, और स्टार्टअप्स भी वही आ रहे हैं जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। एपीजे अब्दुल कलाम का एक इंटरव्यू था, उसका पेपर कटआउट मेरे पास था, अब पता नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है, बट अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहां जरूर लगाऊंगा। वहां पर लिखा हुआ था इंडिया को फिफ्थ नेशन सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए। अब एपीजे अब्दुल कलाम वाली जो सोच है, ऐसे कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग? ना के बराबर। फिफ्थ नेशन सिंड्रोम क्या है? फिफ्थ नेशन सिंड्रोम ये है कि जब दुनिया बना लेती है, 5-6 नेशंस बना लेते हैं, तब हम वो काम करते हैं, तब हमको यकीन होता है कि अच्छा ये किया जा सकता है। फर्स्ट नेशन क्यों नहीं बनते हैं हम लोग? हम फर्स्ट इनोवेटर क्यों नहीं बनते हैं? उसका भी एक कारण है फंडिंग। फंडिंग
मनी ये तो भाई पढ़ाना ही नहीं, इनको तो हम एथिकली रॉन्ग समझते हैं। बच्चों को लगता है कि यार, हमें लगता है कि बच्चों को पैसे के बारे में थोड़ी जानना है, नहीं, हम कड़ी परिश्रम से पैसा कमा के बच्चों पे खर्च करेंगे और इमोशनली उनको बोलेंगे कि आप पढ़ाई करो क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल वे में रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। ओपन माइंड अगर उन्हें देना है तो उनको फंडिंग सिखाओ, तभी तो उनको पता चलेगा। एक 8वीं में बच्चा सोचता है कि मैं रॉकेट बनाऊंगा, लेकिन बीटेक के बाद उसको पता चलता है रॉकेट बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा तो है ही नहीं। और वो क्रिएट कर सकता है पर उसके पास वो फंडिंग की नॉलेज है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, बच्चों को गलत नहीं बनाना है। बच्चे गीली मिट्टी की तरह हैं, अब वो मिट्टी पड़ी है तो पड़ी ही है, ढालना तो हमें है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो जिससे वो मिट्टी घड़ा बन सके। लेकिन अगर हम मिट्टी को ही कोस देंगे कि तू खुद ब खुद घड़ा क्यों नहीं बना है, तो इसमें गलती हमारी होगी। हमें इस सिस्टम को सुधारना होगा। ये फैक्ट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सही डायरेक्शन में वर्क नहीं करता है। हम लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ मार्क्स रह गई है। देखो, हम कैसे डिसाइड करें कि एक स्कूल अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है? मार्क्स के जरिए करेंगे। लेकिन हम यहां पर एक इंस्टीट्यूट, एक ट्यूशन सेंटर को कैसे जज करेंगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो? मार्क्स के जरिए जज करेंगे। ये फैक्ट सही है। बस इसी फैक्ट को पकड़ के हम ये बात भूल जाते हैं कि उस मार्क्स को लाने का जो जरिया हमने बना लिया है, पीवाईक्यूज पे भाई 10 साल के क्वेश्चन उठा लो, 10-10 बार करा दो, उन्हीं 10 साल में से क्वेश्चन रिपीट होने हैं, आ गए नंबर। नॉलेज है? नहीं है। 10th की नॉलेज बच्चा 11th में भूल जाता है। ऐसी नॉलेज का क्या फायदा? लाइफ में कुछ क्रिएट करना होगा तो नॉलेज काम आएगी या मार्क्स काम आएंगे? नॉलेज काम आएगी, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो नॉलेज पर फोकस करो। और नॉलेज आसान है। हम लोग कैरम बोर्ड के इफेक्ट में फंसे हुए हैं। इट्स लाइक दिस कि यहां पर क्वीन है, यहां पे स्ट्राइकर है। एक रास्ता है कि सीधा मार दो, एक रास्ता है कि यहां पे मारो, यहां पे मारो, यहां पे मारो, यहां पे मारो, 90 डिग्री पर हिट करे और क्वीन पॉट हो जाए। दिख रहा है कि फर्स्ट पाथ इज द इजीएस्ट पार्ट और हमें गोल अचीव हो जाएगा। बट पढ़ाई हम लोग सेकंड रास्ते पे कर रहे हैं। हम लोग ओवर शो ऑफ कर रहे हैं। हम जब टीचर्स हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई महान काम कर रहे हैं। हम बढ़ा चढ़ा के वर्ड्स को बताते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस को एज अ डेफिनेशन बच्चे को याद होगा, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस के असली मीनिंग को वो नहीं जानता होगा। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एज अ फॉर्मूला वो जानता होगा, लेकिन वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों है, इसको वो रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता होगा। मैंने कई वीडियोस में पहले भी बोला है, अपने बच्चों से पूछ के देखो, रियल लाइफ का वर्क और फिजिक्स का वर्क सेम होता है, डिफरेंट? 99.99% बच्चे बोलेंगे डिफरेंट होता है। तो उस पढ़ाई से कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। इस बात को जब हम समझेंगे तभी तो हम अपने आप को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे। द थिंग इज कि स्टेम वेदास अब आप लोगों के लिए 10th ग्रेड का कंटेंट लेकर आएगा। आ रहा है, बन रहा है और आपको वो मिलता रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। लेकिन मैं यहां पे एक चीज बड़ा ही क्लियरली बोल देता हूं, स्टेम वेदास की प्रायोरिटी बोर्ड्स नहीं है। स्टेम वेदास की प्रायोरिटी मार्क्स नहीं है। अब ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है। स्टेम वेदास की प्रायोरिटी प्योर नॉलेज होगी। हमारा टारगेट फॉर्मूला पहले नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन पहले होगी। उस ऑब्जर्वेशन से फॉर्मूले तक पहुंचने की जर्नी जो नॉलेज से भरी होगी वो होगी, और फिर हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, प्रायोरिटी में ना तो बोर्ड्स हैं ना ही मार्क्स हैं, प्रायोरिटी में नॉलेज है। और जब नॉलेज होगी ना, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकती है। 1 महीने के अंदर हम चीजों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। अब सोच की शक्ति के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, प्लीज इसको जरूर देखिएगा। आज के टाइम पे 6ठी क्लास से ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, लेकिन जरा सोच के देखो, अगर मैं आज की जनरेशन को, आज की क्या, हमारी जनरेशन को या हमसे प्रीवियस जनरेशन को भी मैं अगर ये बोल दूं कि आप धरती का डायमीटर नाप लो, क्या वो नाप पाएंगे ज्योमेट्री की मदद से? वो सोच ही नहीं पाएंगे करना क्या है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, आप मछली को पेड़ चढ़ने के लिए नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसको वो आता ही नहीं है। तो जब हमने सोचना ही नहीं सीखा है तो हम कैसे नाप पाएंगे? अगर मुझे मून का डायमीटर बताना है धरती पे बैठे बैठे, क्या मैं बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। और थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैं वही चीज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। और अब बड़ी इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज से 2200 साल पहले थिंकिंग पावर आपको क्या क्या ताकत प्रोवाइड करती है, आपको गॉड लेवल पर लेकर जाती है। ये है थिंकिंग पावर जो हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। यहां पे सूरज खैर बहुत दूर होता है, लेकिन मैंने छोटा सा बना दिया है। ये यहां पर मून है और ये यहां पर हमारी अर्थ है। ठीक है, अब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया उस 2200 साल पहले, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई गेस वो एरिस्टोटेरस थे जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी। और बड़े ध्यान से देखिएगा, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम को देखिएगा। जब यहां पर आपका सोलर एक्लिप्स लगा, उस दौरान उन्होंने देखा कि चांद ने सूरज को पूरा पूरा ढक लिया है। चांद ने सूरज को पूरा पूरा ढक लिया है। थिंकिंग पावर पे फोकस करिए, ठीक है, फॉर्मूलाज पर नहीं। और उन्होंने कहा कि ये रही वो रेज जो इस तरीके से आ रही हैं। थोड़ा रफ ड्राइंग है, इस तरीके से देखिए। अब सूरज से आने वाली रेस, क्योंकि सूरज बहुत दूर है, सारी रेस पैरेलली आएंगी, सिंपल फिगर। अब उन्होंने कहा कि अर्थ पे जो रेज आ रही हैं सूरज की, वो भी कुछ इसी तरीके से, इसी एंगल पे, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल इस तरीके से आ रही है।
इन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अगर मैं यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इसके बीच में से अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो यानी कि चांद का जो डायामीटर, डायामीटर क्या है, ये चांद है, चांद की ये जो लंबाई है, ठीक है, इसको हम डायामीटर बोलेंगे। तो ये जो लाइन है वो मिड से जा रही है, यानी आधा डायामीटर आधा डायामीटर। बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी समझ आ जाएगा, पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं। अब ये चांद घूमते हुए इधर आया और उन्होंने इस लाइन को आगे ट्रेस किया और अर्थ के पैरेलल एक लाइन बना दी, ठीक है। तो ये हो गया देखो अर्थ का डायामीटर। और यहां पर कितना चांद आएगा, यहां पे वैसे तो मैंने पूरा गोला बना दिया, लेकिन यहां पर कितना चांद आएगा, आधा चांद आएगा, क्योंकि जितना दूर यहां पर है उतना ही दूर यहां पर है। अब देखिए मजेदार चीज को समझना, थिंकिंग पावर की ताकत को समझना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उन्होंने देखा कि यार यहां पे जब पूरा चांद था, उन्होंने घड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है। पूरे चांद को गायब होने में, अब चांद यहां से मूव करता करता नीचे आएगा ऐसे, अब यहां जब आ गया तो चांद शैडो में आ गया। अब शैडो में आ गया मतलब चांद नजर नहीं आएगा, सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स, सिंपल लॉजिक, ठीक है। अब चांद गायब हो गया, यानी कि चांद अभी देखो ये सनरेज है, जब तक सनरेज के ऊपर है तब तक वो नजर आ रहा है। अब चांद नीचे आ गया यानी चांद पूरा गायब हो गया। इस दौरान कितना वक्त लगा, जो भी वक्त लगा उन्होंने बोला कि टी टाइम लगा, सिंपल लॉजिक, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो टी टाइम में चांद पूरा गायब हो गया और फिर उन्होंने दोबारा से एक और टाइमर ऑन किया और इंतजार किया कि चांद वापस से यहां पर हल्का सा नजर आए। जैसे ही नजर आया उन्होंने टाइमर फिर से ऑफ कर दिया और ये ऑब्जर्व किया कि चांद जब गायब हुआ, पूरा गायब हुआ से लेकर जैसे ही उसने दूसरे छोर से दिखना स्टार्ट किया, इस दौरान 2.5 टाइम, यानी कि जितना टाइम यहां लगा था उसका 2.5 गुना टाइम लगा, उन्होंने नोट कर लिया। और फिर उसके बाद देखिए मजेदार चीज, ये रही वो सन की रेस, ये रहा आधा चांद, ये रहा आधा चांद, यहां से यहां आने में 2.5 टी, तो आधे चांद में कितना लगेगा 1/2 टी, यहां से कितना लगेगा आधे चांद में 1/2 टी। जरा इन सबको जोड़िए, कितना आएगा 3.5 टाइम, 3.5 टाइम, मतलब जितने टाइम में ये गायब हुआ, ठीक है, जितने टाइम में ये आधा नजर आया, और इस गैप के बीच का टाइम उन्होंने सिर्फ नोट किया। और फिर ये आधा आधा क्यों किया, क्योंकि ये देखो यहां पर अर्थ थी ना, अर्थ के डायमीटर के बराबर, यानी कि ये और ये यहां से यहां तक ये कितना है, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब देखो डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां क्या नजर आएगा कि डायमीटर ऑफ मून जो है, ये आपको सोचना है अब, ठीक है, वो है 3.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर आया था। यानी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की ऑब्जर्वेशन से यह बता दिया कि अर्थ का जितना भी डायमीटर है, उस वक्त उनको नहीं पता था अर्थ का डायमीटर कितना है, लेकिन मून का डायमीटर जो है, ठीक है, मतलब अगर मून का डायमीटर जो है वो मून का डायमीटर को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 3.5 गुना बढ़ा दिया जाए, तो वो अर्थ के डायमीटर के बराबर होगा। और ये क्या है, बेसिक ज्योमेट्री है। 2200 साल पहले एरिस्टोटेरस, मुझे नाम सही से शायद प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, उन्होंने इस सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की ऑब्जर्वेशन से ये बता दिया था। और अब मैं यहां पर आपको एक फैक्ट दिखाता हूं 2200 साल पहले का, मैंने गूगल करता हूं मैं एक सेकेंड। अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। आज के टाइम पे तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा है। और मून का जो डायमीटर है वो है आपके पास 3475 किलोमीटर। चलो इनको डिवाइड करके देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। और देखते हैं, वेयर इज द कैलकुलेटर, 1 सेकेंड। हाँ, जब जरूरत होती है तो नहीं मिलता है। हाँ, 12756 डिवाइड बाई 3475, द आंसर, अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये कैलकुलेटर में आंसर है, आंसर आया है 3.67, यानी कि अर्थ का डायमीटर और मून का डायमीटर का रेशियो उन्होंने 3.5 निकाला था। अब ह्यूमन आई ऑब्जर्वेशन है, एरर तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट कितनी क्लोज प्रिडिक्शन थी। और उसके 100 साल बाद इराटोस्थीन ने सर्कल को पढ़ के जो ज्ञान हमने 8th 9th में हासिल किया है, उसके जरिए अर्थ का डायमीटर बता दिया था। जैसे ही अर्थ का डायमीटर पता चला, मून का डायमीटर भी पता चल गया। ये है वो थिंकिंग पावर जो हमें वो चीजें ढूंढवा सकती है जो आज तक नहीं ढूंढी गई हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम तो वही चीजों में परेशान हैं जो खोजी जा चुकी है। इसी फैक्ट को बस मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि पढ़ाई करो, नॉलेज के लिए पढ़ाई करो। नॉलेज के जरिए आप ऐसी चीजों को भी खोज सकते हो जो आज तक खोजी नहीं गई है। और जब ऐसी चीजें खोजोगे तभी एक नया इनोवेशन होगा, तभी एक नया क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनेगा, तभी दुनिया आप पर डिपेंड करेगी, तभी हमारे नेशन की इकोनॉमी बढ़ेगी। सिर्फ एयरपोर्ट्स और हाईवेज बनाने से नेशन डेवलप नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है हमारा एजुकेशन, उस पर हमें ध्यान देना है। तो मैं अगेन यही कहूंगा, स्टेम वेदास के इस पार्ट को ज्वाइन करो।
और इसमें मैं आपको मनी के बारे में भी सिखाऊंगा, थिंकिंग पावर के बारे में भी सिखाऊंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टेम वेदास कैसे पढ़ा है? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स। आज के जमाने के 4 वेद हैं ये, जिनके जरिए हम अपने आप को और अपनी नेशन को डेवलप करेंगे। हम लोग यहाँ पर चीजों को समझेंगे और यहाँ पर हम अर्निंग के बारे में भी सीखेंगे। अगर एक टीचर ही अर्न नहीं कर सकता तो अपने बच्चों को अर्निंग करना क्या सिखाएगा? तो हमें यहाँ पर हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कैसे की जाती है ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम क्रिएटर बनेंगे। आई नो सबके पास फंड नहीं होता है, लेकिन फंड अरेंज करना तो सीख सकते हैं ना हम लोग। तो वो चीज सीखेंगे तभी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम लोग फंड लगा के काम करेंगे, क्योंकि मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और इस चीज को हम लोग, एक और फैक्ट बताता हूं मनी को लेकर, तो हम लोग है ना ऐसा इमोशनल डायलॉग्स मारते हैं कि यार हमने रिवॉल्यूशन ले आए हैं। हम इमोशनल जब तक रहकर बच्चों को पढ़ाएंगे, रिस्ट्रिक्टिव माइंडसेट ही डेवलप होगा। अब जैसे मेरे 10th के इस कोर्स की फीस मैंने 99 रखी है। अब मैं इसको चाहूं तो इस तरह से प्रमोट कर सकता हूं कि मैं एक रिवॉल्यूशन लेकर आया हूं, दुनिया का सबसे सस्ता 10th का कोर्स लेकर आया हूं। बट इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 99 इज अ वेरी गुड फीस। 99 रुपीज इज अ वेरी गुड फीस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और यहां पर आप ऐसे सोच के देखो कि अगर 99 रुपीज पे 1 लाख बच्चे आते हैं तो 99 लाख रुपीज की अर्निंग होती है। तो अगर मैं इमोशनली दिखाऊंगा, ठीक है, तो मैं इमोशनली बच्चों को कनेक्ट करूंगा और इमोशनली उनको रिस्ट्रिक्टिव ज्ञान दूंगा, और वो खुद एक ओपन माइंडसेट को डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि हमें सीखना होगा कि कमाते कैसे हैं, और हमें उस फंड को अपने सपनों में और अपने एम में इंप्लीमेंट करना होगा। तभी तो नेशन ग्रो करेगा, वरना कैसे ग्रो करेगा? मनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और वही चीज हम नहीं देते हैं। हम इमोशनल, रिस्ट्रिक्टिव और बहुत ही ज्यादा ही सिलेबस के दायरे में बंद कर हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं। सिलेबस के बियॉन्ड जाओ। स्टेम वेदास के इस प्रोग्राम के अंदर आप इन द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस, आस्क क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट। वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, अपने नेशन पर फोकस करेंगे, अपनी भाषा में ज्ञान का आदान प्रदान होगा। और सबसे बड़ी बात, नॉलेज को लेने के लिए होगा, ऐसी चीजों को खोजने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे जो आज तक खोजी नहीं गई हैं। तभी हमारा नेशन डेवलप होगा। दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, और हमें इन्हीं चीजों पर ध्यान देना होगा। और प्लीज इस चीज को सीरियसली लेना। जो बात मैंने बोली है, इस बात पे विचार करना एक बार। सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, किसकी लाइफ बदली है? नहीं बदली है ना भाई। ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी पढ़े थे, हम भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, वही रिपीट टेलीकास्ट का सर्कल चलता रहेगा। ह्यूमन लाइफ मिली है, मेक इट एडवेंचरस, लिव लाइफ लाइक अ किंग, नॉट लाइक अ स्लेव। अपने आप को पढ़ाओ राजा बनने के लिए, किसी का एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं, स्लेव बनने के लिए नहीं। दूसरी कंट्रीज को डेवलप करने के लिए अपनी मैन पावर यूज करने की जरूरत नहीं है। अपनी मैन पावर को अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए यूज करो। राइट वे ऑफ एजुकेशन अगर जितना ज्यादा स्प्रेड होगा, उतना ज्यादा हम इनोवेट करेंगे। और जब हम इनोवेट करेंगे, आज के टाइम पे शायद अभी आप ये पहली बार सुन रहे हैं मेरे मुंह से, तो शायद लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ी बात बोल गया, लेकिन मेरा टारगेट यही है, मेरा एम यही है। और इस एम को पूरा करने में अचीव हो या ना हो, लेकिन जो एडवेंचर मुझे मिलेगा ना, दैट मेक्स मी हैप्पी, वो मुझे खुशी देगा। और आप अगर इस एडवेंचर का पार्ट बनते हो, तो आपको यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कॉमन लाइफ तो सभी की है ना, लेट्स मेक इट एडवेंचरस। 70 साल बाद हमें अपने पूर्वजों के नाम याद हैं? नहीं याद हैं, फर्क भी नहीं पड़ता है, आएंगे चले जाएंगे, हमारी तीसरी जनरेशन हमको याद भी नहीं रखेगी, उन्हें हमारा नाम भी पता नहीं होगा। तो भाई अपनी लाइफ को कुछ मायने दे देते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जिन्होंने बड़ा काम किया है उनके नाम सदैव याद रखे जाएंगे, वरना कितनी पॉपुलेशन आई और चली गई, किसी का नाम पता है? नहीं पता है। रास्ते में चलते हुए आदमी का चेहरा याद नहीं रहता है, तो नाम क्या चीज है? तो यहां पर समझो इस बात को और फील करो, और अपने दोस्तों को स्टेम वेदास के इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स को दिखाओ, पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चों को दिखाओ। क्योंकि मेन प्रायोरिटी, अगेन मैं क्लियरली बोल रहा हूं, और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करूंगा, प्रायोरिटी बोर्ड्स नहीं है, प्रायोरिटी मार्क्स नहीं है, प्रायोरिटी सिर्फ नॉलेज होगी स्टेम वेदास के इस प्रोग्राम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात यहां पर यह होगी कि नॉलेज होगी तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और एक और फैक्ट मैं बता देता हूं कि आप लोगों को एक टेंशन रहती है कि कॉलेज का एडमिशन, ठीक है, मार्क्स सबके बढ़ गए, मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि मान लो मेरा ये विजन फैल गया, सबके मार्क्स बढ़ गए, बट सीट्स तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो, जिसके पास नॉलेज होगा उसको आईआईटी की या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। नॉलेजेबल इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। मुझे इस देश का कट ऑफ बढ़ाना है, 80 नंबर पे तो हम लोग आईआईटी पहुंच जाते हैं, ठीक है, उस कट ऑफ को बढ़ाना है। 80 नंबर लाके मैं इंजीनियर बन ही नहीं सकता हूं। क्यों? वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े जो सर्वे होते हैं, तो वहां पे आता है कि 96%
इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है बिकॉज दे आर डिग्री होल्डर्स, दे आर नॉट इंजीनियर्स। साइंस का मतलब होता है खोज करना। मैथमेटिक्स उस खोज के दौरान जिस भाषा का प्रयोग करते हो नेचर से बात करने के लिए, वो है। इंजीनियरिंग जो खोजा गया है उससे ऐसी चीजों को बनाना जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और जब उसको दुनिया यूज करती है तो वो टेक्नोलॉजी बनती है, और जब इस टेक्नोलॉजी को जो नेशन डेवलप करता है उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। दिस इज व्हाट स्टेम स्टैंड्स फॉर। ये है स्टेम का असली मीनिंग, और इसी के जरिए आप नेशन को इवॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये हाईवेज और रोड्स या ट्रेन के सर्किट्स बनाने से हमारा नेशन डेवलप नहीं होगा, सिर्फ मनी का सर्कुलेशन होगा इनसाइड द नेशन, बट सारे बड़े काम फॉरेन कंट्रीज कर रही होगी। क्यों? दुनिया के हर नया रिसर्च पेपर, हर बड़ा रिसर्च पेपर जो हम सोच भी नहीं सकते, वो फॉरेन जर्नल्स में ही पब्लिश हो रहा है, और वो फॉरेन कंट्री के ही रिसर्च पेपर्स में आ रहा है। इंडिया से क्यों नहीं आ रहा है? इंडिया में जो भी रिसर्च पब्लिश होती है वो पहले से हो चुकी होती है, बस उसी में थोड़ा सा ट्वीक करके हम अपना नाम लगा के डाल देते हैं। एजुकेशन यही वो चीज है। बनाओ ना इसको सही हथियार बनाओ ना। जब एजुकेशन एडवेंचरस होगा, एजुकेशन एड्रेनलिन से भरा होगा, तभी तो देश इवॉल्व करेगा, वरना कैसे करेगा? हमने एजुकेशन को बोरिंग बना दिया है। ये स्पोर्ट्स से भी ज्यादा एडवेंचरस है। हमने आज के टाइम पे यूट्यूब के अंदर तो फिजिक्स को ना एक एक्सपेरिमेंट्स दिखा दिखा के बस एक वो बना रखा है। क्या बोलते हैं कि देखो बच्चों, ऐसा आप मत करिएगा, बहुत डेंजरस है। अरे बच्चा 10th में आ गया, 11th में आ गया है, उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, वो 220 वोल्ट के करंट को खुद हाथ से लगाएगा, तो इसका मतलब वो खुद बेवकूफ है। करो एक्सपेरिमेंट भाई, चीजों को एक्सपेरिमेंट करो। खुद में इतनी समझदारी अगर हम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे कि कहां प्रिकॉशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो फिर हम उनको क्या आगे चल के मेच्योरिटी ला कर देंगे? नहीं ला कर दे पाएंगे। डू द एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे हम सिर्फ डेफिनेशन याद कराते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, और हमें यहां पर पेरेंट्स को, स्कूल्स को अब फोर्स करना होगा। फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो सही वे है एजुकेशन का वो सब कॉपी करें। मैं चाहता हूं, तभी तो एक आदमी कितनी जगह स्प्रेड होगा, नहीं होगा। राइट वे ऑफ एजुकेशन को हर जगह स्प्रेड करने के लिए सबको इस चीज को फॉलो करना होगा। इस बात को समझना होगा कि पढ़ाई एक सिलेबस नहीं है, पढ़ाई नेशन को तैयार करने के लिए हम कराते हैं। ये जो 15-20-25 साल हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये नेशन को डेवलप करने के लिए पढ़ाना है हमें, ठीक है? एक जॉब के लिए नहीं पढ़ाना है। इस बात को दिल से लेना होगा। जब हमारा बच्चा थिंकर होगा, क्रिएटर होगा, वो कामयाब बन जाएगा, ठीक है? वो अपने रास्ते खुद चुन लेगा, उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को चलिए यहाँ पर एंड करते हैं। प्लीज प्लीज, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा लगाओ बुरा लगाओ जैसा भी लगाओ, प्लीज इसको शेयर करो, और स्टेम वेदास के इस पार्ट में और इस कम्युनिटी के साथ जुड़ो, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट क्रिएटर्स। हमें वो फैक्ट्स को याद करने वाले लोग नहीं बनाने हैं, हमें एक ऐसी भीड़ क्रिएट करनी है इंडिया के लिए जो वर्ल्ड को आगे चल के डोमिनेट करे। शुरुआत आज करेंगे, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और आगे की वीडियोस में आप लोगों के लिए 10th ग्रेड का चैप्टर वाइज पार्ट रहेगा, बट सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर का पार्ट नहीं रहेगा। बहुत सी चीजें आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगेंगी, बट वो नेसेसरी है, बिकॉज प्रायोरिटी में बोर्ड्स नहीं है, प्रायोरिटी में सिलेबस नहीं है, प्रायोरिटी में नॉलेज है। मिसिंग पार्ट भी आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है? सो प्लीज डू शेयर मोर एंड मोर। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन पर लेकर आओ। यूट्यूब पर देख रहे हो, स्टिल एप्लीकेशन पर आओ, क्योंकि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और वहां पर थिंकिंग पावर को बूस्ट करने के लिए जो असाइनमेंट्स होंगे, ये आपके सिंपल बोर्ड्स टाइप असाइनमेंट नहीं, थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए, और टेस्ट होंगे आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, वो सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज शेयर इट मोर एंड मोर। मिलते हैं आपसे अब लेक्चर वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।